अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पाकिस्तान, कतर और मिस्र की सिफारती जो कोशिशें हैं वो कुछ तेज़ हो गई हैं। अमेरिका और ईरान को 10 रोज़ा जंगबंदी की पेशकश भी सामने आ चुकी है। एक तरफ मार्को रूबियो कहते हैं कि अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी अफवाज की मुसलसल 11वें रोज़ भी बमबारी का सिलसिला जारी है। ईरान के कुवैत, बहरीन पर खुदकुश ड्रोन हमलों के दावे खित्ते में एक नए महाज का इशारा भी दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सालिसी की ये कोशिशें बारूद की बू को अमन की खुशबू में बदल सकेंगी, या फिर मशरिक़ वुस्ता एक ऐसी आग की तरफ बढ़ रहा है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज इन्हीं अहम और हसास पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ नाजरीन, प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की। आजकल सियासी मार्के की दहलीज पर खड़ा नजर आता है। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब नजरें वादी कश्मीर पर जम चुकी हैं, जहां इस्लामाबाद के इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। बिलावल भुट्टो के तीर बराह रास्त नून लीग को निशाना बना रहे हैं, तो मरियम नवाज भी जवाबी वार में पीछे नजर नहीं आ रही। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामे में दिलचस्पी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मनसब से मुताल्लिक गर्दिश करती ख्वाहिशात ने सियासी दर्जा हरारत को मजीद बढ़ा दिया है। सवाल अब यह है कि क्या इक़्तिदार की ये कशमकश वफाकी इत्तेहाद के लिए खतरे की घंटी बनेगी, और सबसे बढ़कर के क्या मरहलावार होने वाले ये इंतखाबात वाकई शफाफ और गैर जानिबदार होंगे, या धांधली के इल्जामात एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बना देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे भारत की जेनजी की एहतजाजी तहरीक मोदी सरकार के लिए वहाँ एक बहुत बड़ा सियासी चैलेंज बन चुकी है। इम्तिहानी स्कैंडल्स, बेरोजगारी और तालीमी निज़ाम पर अदम एतमाद ने नौजवानों को सड़कों पर ला खड़ा किया है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म ने इस तहरीक को मजीद तक़वियत दी है। सवाल अब यह है कि क्या ये एहतजाज मोदी हुकूमत के तख्ते को उलटने जा रहा है या नहीं। प्रोग्राम में हम इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन से पहले ईरान अमेरिका कशीदगी की बात करेंगे और पैनल का तारुफ आपको करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब, एक्स वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स, एक्स एम्बेसडर टू सीरिया, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही साथ आमिर खौकानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सईद मोहम्मद खान साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। वैसे तो सर अब ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि हम हर रोज़ इसको डिस्कस करते जा रहे हैं, लेकिन हर रोज़ डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि हर गुज़रते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि ये जंग आगे बढ़ती जा रही है। अब सर दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं और दो ऑप्शंस पे बात हो रही है। एक तो 10 रोज़ा जंगबंदी की और अमन की बात हो रही है, और दूसरा ये भी प्लान किया जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करें। सर कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करने जा रहा है अमेरिका, और ईरान जो जवाबी वार के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी सूरत भी आबदाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल खोने के लिए ईरान तैयार नहीं है। सर आने वाले दिन आप किस तरह से देख रहे हैं? जवेरिया साहबा, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, इस वक्त जंग जिस स्टेट के ऊपर है, मेरे ख्याल में कि जो दोनों कॉम्बेटेंट्स हैं, अमेरिका और ईरान, वो एक दूसरे को के ऊपर अटैक कर करके थक गए हैं, और दोनों को वो मकासद हासिल नहीं हो रहे जो वो इस जंग से हासिल करना चाहते थे। जब इस्लामाबाद MOU साइन हुआ था, तो ईरान जो है वो परसेप्शन वाइज इस जंग को जीत चुका था, और ये वो परसेप्शन थी जो अमेरिका और इजराइल को कबूल नहीं थी। इवन अमेरिका और इजराइल के अंदर भी जो पोल हुए थे, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक थी वो बिलीव करती थी कि ईरान ये कॉन्फ्लिक्ट जीत गया है। और इसी वजह से हमने देखा कि इस्लामाबाद MOU के साइन होने के बाद एक डेलिब्रेट कोशिश की गई कि किसी तरीके से सिचुएशन को वर्सन किया जाए और दोबारा जंग शुरू की जाए। इस वक्त हम जिस स्टेज के ऊपर हैं जवेरिया साहिबा, मैं समझता हूं कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अब थक चुकी हैं। उनको ना, एंड वो चाहती हैं कि अब कोई बीच में पड़े और क्या कहते हैं, एक रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दोबारा हो। लेकिन वो जो ख्वाहिश थी, जो पहले भी थी कि एक ऐसा मुआहदा हो जिससे क्या कहते हैं कि दोनों पार्टीज जो हैं अपनी अपनी इलेक्टोरेट को एक विक्ट्री बता सकें। तो मेरे ख्याल में जो है क्या कहते हैं, अब जो सबसे बड़ा मरहला यही होगा कि किस तरीके से एक नए डॉक्यूमेंट बनाया जाए जिससे दोनों पार्टीज जो हैं वो अपना फायदा उठा सकें।
बिल्कुल सही। देखिए अमेरिका जो है वो बहुत आराम से, जवेरिया साहबा, इस इलाके में जो ईरान थिएटर है इधर जंग खत्म करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन ईरान जो है वो इस थिएटर में ही जंग रोकने को नहीं मानेगा। क्योंकि जब हम सेकंड फेज ऑफ वॉर देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इजराइल ने एक नया थिएटर खोल लिया है और वो ईरान थिएटर में खामोश हो गया है, लेकिन वो बहुत खामोशी के साथ जो लबनान थिएटर है उसके अंदर अपने मकासद को हासिल करता चला जा रहा है। सही। और मेरे ख्याल में ईरान जो है अब जो है वो इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देगा कि ना सिर्फ लेबनान थिएटर बल्कि जो यमन का थिएटर भी जो है वहां भी पीसफुल नेगोशिएशंस होनी चाहिए, वहां भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म होना चाहिए। और अब जो है क्या कहते हैं, जो पीस डील होगी वो ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में होगी बल्कि पूरे खित्ते के लिए होगी। बिल्कुल ठीक, यानी जो इसराइल की शरारतें हैं वो अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावटें हैं, लेकिन इस वक्त ईरान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और सही साहब, जिस तरह से आपने एनालिसिस दिया कि दोनों फरीकैन जो हैं वो थक तो चुके हैं लेकिन दोनों फेस सेविंग भी चाहते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो ताज़ा तरीन 10 रोज़ा अमन फार्मूले की बात हो रही है, सर इस फार्मूले के तहत क्या चीज़ें मुमकिन होंगी और क्या चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी? और फिर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सर जंग ऐसी ही चलती रहेगी और बीच में ये अमन के जो 10 दिन हैं, 20 दिन हैं, इस तरह का गैप आएगा, या चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी? देखिए, बुनियादी तौर पे आप समझें कि इन पूरे जो है वो मुज़ाकरात के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज वो इंपॉर्टेंट थी कि अपना हरमुज़ का कंट्रोल किसके पास था होगा, और चूंकि ईरान के पास ये हथियार आ गया था कि उसने अपना हरमुज़ के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल कर लिया और वहां से जो गुजरगाह है उसका कंट्रोल ईरान के पास था। अब मामला ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि उस जंग शुरू होने से पहले जो हालात है अपना हरमुज़ के, वही चीजें चली जाएं, लेकिन ईरान इस जो है अपने हथियार को छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मामला था यूरेनियम के, जो है इस वक्त उनको कहाँ पे जो है वो महफूज बनाना है, इस हवाले से तो काफी बातचीत आगे बढ़ चुकी थी और मामला काफी सेटल हो चुके थे। लेकिन ईरान के कुछ खदशात थे, खासतौर पे जो है वो लेबनान के हवाले से, और इसराइल जिस तरीके से जो है वो लेबनान को निशाना बना रहा था, उस पे ईरान ने अपने खदशात से आगाह भी किया और कई बार जो है वो इसराइल की जानिब से उसकी वायलेशन भी की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि मामला तो आगे जा सकते हैं, 10 रोज़ा जंग बंदी भी हो सकती है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, लेकिन क्या ईरान जो है अपना हरमुज़ के ऊपर जो है जो उसका इस वक्त कंट्रोल है या जो उससे वो फ़वाद समेटना चाहता है उससे पीछे हटने को तैयार होगा? ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। ईरान के अंदर जो एक ख़ास तौर पर आप पासदारान इनकलाब या जो आप समझेंगे एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो ये समझते हैं कि अब जो शाहराग है वो हमारे हाथ में आ चुकी है, इसलिए इसे हमें विड्रॉ नहीं करना चाहिए। जबकि ईरान के बाकी जो लोग जो समझते हैं, जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, वो कहते हैं कि इससे फिर जंग बंद नहीं होगी, ये क्लैश चलता रहेगा। और ख़ास तौर पे जब हौसी जो हैं वो उन्होंने सऊदी अरब को धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं और सऊदी अरब और यमन के हौसियों के माबैन जो लड़ाई शुरू हुई है, इससे मजीद आग बढ़ उठी है। अब मैं समझता हूँ कि खास तौर पे ईरान को भी ये समझना चाहिए कि अगर अपना हरमुज़ पहली वाली सिचुएशन पे चली जाती है तो मामला शायद बेहतर हो जाएं। अच्छा ठीक है, सही साहब, क्या आबनाए हुर्मुज़ पहले वाली सिचुएशन पे जा सकती है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ईरान ये कह रहा है कि आबनाए हुर्मुज़, जिस तरह से आपने भी कहा कि शाहराग अब उनके हाथ में आ चुकी है, तो वो तो किसी सूरत भी अपनी जो इजारादारी है आबनाए हुर्मुज़ पर वो खोने के लिए तैयार नहीं है। तो पुरानी स्टेट पर आ सकती है सिचुएशन? देखिए, अगर हम इस्लामाबाद MOU को बहुत क्रिटिकली पढ़ें और वर्ड बाय वर्ड उसको देखें, तो जो उसका जो क्लॉज 5 था, उसने ये जिम्मेदारी ईरान को दी थी कि जी के आप जो हैं क्या कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर 30 दिन के अंदर ट्रैफिक को वापस उस जगह पर लेकर आए जहां के वो 28 फरवरी थी। वो उनको जिम्मेदारी इसलिए दी गई थी कि क्योंकि उन्होंने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को माइन किया था और उनको एग्जैक्टली पता था कि कौन सी सेफ लेन्स हैं और कौन सी सेफ लेन्स नहीं है। और उस क्लॉज के अंदर ये भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि ईरान ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की फंक्शनिंग को के बारे में एक पॉलिसी बनाएगा और वो जो पॉलिसी है उसके अंदर ओमान और गल्फ के मुमालिक भी शामिल होंगे। सो मेरे ख्याल में यही एक वाहिद रास्ता है। अगर दूसरी पावर्स आके, जैसे अमेरिका है या इजराइल है या चाइना है या रशिया है, अगर वो गल्फ ऑफ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आके
वो आके अपनी इजादादारी कायम करना चाहते हैं तो वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आधे ममालिक मान जाए, आधे ममालिक ना माने। सो मेरे ख्याल में कि ये जो टेक्निकल नेगोशिएशंस होनी थी उसके अंदर जो इस इलाके के ममालिक हैं, यानी कि ओमान, ईरान और गल्फ कंट्रीज, वो आपस में बैठती और एक कोई मुआहदा कर लेते इस तरीके से जिससे सारों की कंसर्न्स आंसर हो जाते। सो अल्टीमेटली अभी भी जब जवेरिया साहिबा पीस दोबारा नेगोशिएट होगा तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट है ना वो इस्लामाबाद MOU ही होगा। क्योंकि अमेरिका और ईरान को उससे बेहतर डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता था जो उनको 17 जून को मिला था। बिल्कुल ठीक है, इस्लामाबाद MOU की यानी अहमियत अपनी जगह पे बरकरार है। सर, मैं आपसे सालसियों के हवाले से भी बात करूंगी और आपसे ये भी पूछूंगी कि पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिश है, जिस तरह से आपने बात की कि इस्लामाबाद MOU की जो वैलिडिटी अभी भी बरकरार है, तो पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान की काविशों पर भी हम बात करेंगे। खाकवानी साहब ने मीनवाइल हमें ज्वाइन किया है, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, हम बात कर रहे हैं ईरान अमरीका के दरमियान अभी जो नया एक ताज़ा तरीन 10 रोज़ा अमन फार्मूला है, इस पर बात चल रही है। सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये क्या इसी तरह से मामला चलते रहेंगे कि कुछ दिन जंग होगी, फिर 10 दिन के लिए जंग बंदी होगी, लेकिन उन 10 दिनों की जंग बंदी के लिए भी सालसियों को अपना भरपूर किरदार अदा करना पड़ेगा, फिर 10 दिन जंग बंदी होगी और उसके बाद फिर जंग स्टार्ट हो जाएगी। सर, आने वाले दिनों को किस तरह प्रिडिक्ट कर रहे हैं इन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका? देखिए, जब ये मायदा हुआ, जब ये अमन मायदा तो क्या MOU हुआ था बेसिकली, लेकिन कुछ दिन पहले हुआ था तो उस वक्त आपके प्रोग्राम में ये बात हो रही थी, उस वक्त भी यही था, हमें लग रहा था कि इस तरह की अटेम्प्ट होंगी, मायदा तोड़ने की कोशिश में साथ चलती रहेंगी और फिर दोबारा ट्रैक पर भी आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो ऐसा हुआ है। अब अल्लाह ना करे कि ऐसा दोबारा आगे हो। अब इनको अकल करनी चाहिए और इसमें ईरान ने भी कुछ गलती हुई, थोड़ा सा उसका रिएक्शन ज्यादा शदीद रहा, ज्यादा मुझे मेरी राय के मुताबिक थोड़ा सा और सब्र से काम लेना चाहिए था, लेकिन बड़ा नहीं हुआ। लेकिन अमेरिकन ने भी इसमें ज्यादती की और वो उसको पूरी तरह फॉलो नहीं किया, उससे नाराज करने की कोशिशें होती रही। अपना हरमज के वाले से नया रास्ता, एक वाटर चैनल नया पे कोशिश होती रही, तो सब चीजें ऐसी होती रही जिससे ईरान ज्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि दोनों, हम बार बार इसे बात करते हैं, दोनों मुल्कों में अभी भी आप देखें, वहाँ के मीडिया देखें या वहाँ के जो इंटरनल पोजिशन देखें, तो इस अमन मायदे के MOU के खिलाफ दोनों जगह पे ताकतवर हल्के, अच्छे खासे ताकतवर हल्का मौजूद है। एग्रेसिव जो ज्यादा एग्रेसिव है, ख्याल है कि नहीं, ये जंग में अभी इसका ये रिजल्ट अभी और आगे आना चाहिए था और जंग हमारे हक में ज्यादा जानी चाहिए थी। दोनों तरफ ये बात मौजूद है। लेकिन अब देखें ना, अब जो अमेरिकन जो फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि हम अमेरिका तैयार है, ईरान नहीं तैयार, और उस तरह की बात कर, तो मतलब ये है कि अब उनको भी अंदाजा हो गया है कि ईरान के हमले में कुछ कैजुअलिटीज अगर ना भी हुई हो अमेरिकन जख्मियों की, तो वो तो मान रहे हैं खुद ना, सोल्जर्स हमारे जगहों में जख्मी हुए हैं। तो और इसके अलावा दोबारा वो तेल का जो बुरहान पूरी दुनिया के मार्केट में दोबारा हिट कर रहा है। तो भाई जब ऐसी सूरत हाल है तो थोड़ा सा दोनों ही चाहिए, उनको एहतियात से काम लें और मामले आगे बढ़ने दें। लेकिन वो नहीं, अभी ये जो बात की गई थी कि जब ये दोबारा ट्रैक पे आएगा फिर वो इस्लामाबाद वाला, वो जो पाकिस्तान का जिसमें बहुत बड़ा रोल है सालसी वाला, वही होगा। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है क्योंकि वो इस वक्त सबसे बेहतर डील यही है। इसमें देखे ना, किसी ने उसको उस मायदे को जो MOU है उसके उस तरह नहीं खत्म करने की बात की, जंगबंदी खत्म करने की बात होती है और चीजें बात होती है, या ये उस तरह वो यानी आपको भी लगता है कि जब ये पीस प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये उसी तरह उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। इस्लामाबाद MOU जो पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिशों से दोनों फरीकैन के दरमियान साइन कराया था, वहीं से स्टार्ट। पाकिस्तान का एज अ मीडिएटर रोल और पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल क्रिएट हो जाती है जब दोनों फरीकैन जो है वो उलझ पड़ते हैं और कितनी फिर उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, इस सब पे हम नाज़रीन बात करेंगे। ब्रेक के बाद पैनल हमारे साथ ही मौजूद होगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम मीडिएटर्स की बात कर लेते हैं, सालसियों के किरदार की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान हो, कतर हो, मिस्र हो, भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि दोनों फरीकैन जो हैं वो एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाएं। इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान का किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ भी कर रही है, मोतरफ़ भी है। सही साहब, सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी है, क्या ये तारीख रकम करेगी और क्या रंग लाती हुई ये सिफारतकारी नज़र आ रही है? और सर, सवाल ये भी है कि कितनी मुश्किल है पाकिस्तान के लिए बीइंग अ सालिस कि जब मामलात उलझते हैं तो पाकिस्तान दोबारा से अपनी कोशिशें जारी रखता है और दोबारा से हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से कुछ मामलात सुलझते हुए नज़र आते हैं। कितना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए सालिस का किरदार इन दोनों फरीकैन के दरमियान?
मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक मुश्किल काम है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है दुनिया को भी एहसास होता चला जा रहा है कि जब आपके कॉम्बेटेंट्स जो हैं वो इतने हार्ड हेडेड हों, उनके दरमियान में कोई मुआहदा कराना कोई हर मुल्क के बस की बात नहीं है। लेकिन टाइम एंड स्पेस में मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये इज्जत अता फरमाई है कि इस वक्त हम दुनिया में वो वाहिद मुल्क हैं जिसके ऊपर अमेरिका और ईरान दोनों ट्रस्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने अपने आप को कंडक्ट किया है पिछले 5-6 महीनों के अंदर, उससे ये ना सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि खास तौर पे ईरान और अमेरिका को ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान बहुत सेल्फलेसली ये मुआहदा करवाना चाहता है। बीच में आपने जवेरिया साहबा ये देखा होगा कि पाकिस्तान और कतर दोनों जो हैं वो खामोश हो गए थे, क्योंकि एक वो स्टेज आ गई थी कि आप इन दोनों को समझा रहे थे और वो ये समझना नहीं चाह रहे थे। लेकिन मैं नसरुल्लाह साहब से एग्री करते हुए ये कहूंगा कि एक्चुअली ये जो ना सुनना भी जो था ना, ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, क्योंकि जो है ना अमेरिका ये चाह रहा था कि दुनिया की तवज्जो है वो ईरान की तरफ रहे, और उसने ईरान के ना सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स बल्कि सोशो इकोनॉमिक टारगेट्स भी हिट किए। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना इजराइल अपने मकासद हासिल करता रहा। अमेरिका को पता था कि अगर उसने सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स, यानी कि खासतौर पे अगर उसने डिसैलिनेशन प्लांट्स, ग्रिड स्टेशंस या ऑयल स्टोरेज पोस्ट को हिट किया, तो ईरान जो है वो इन्हीं चीजों को गल्फ कंट्रीज में हिट करेगा, क्योंकि इन सारी चीजों के अंदर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हुई भी है। सो मेरे ख्याल में अमेरिका की एक ये भी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से जो गल्फ है वो दोबारा इकट्ठी होकर ईरान के साथ उसकी कोलिशन में शामिल हो जाए। इस वक्त जो अमेरिका का सबसे बड़ा डायलेमा है, जहां उसको अपनी सोल सुपर पावर होने का यानी कि ये जो उनका जो ऑरा था वो खत्म हो रहा है। एक दूसरी चीज भी जो अमेरिका के लिए बहुत तकलीफ दे है मेरे ख्याल में, वो ये है कि इस वक्त वो दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया, सिवाय इजराइल के कोई मुल्क नहीं है जो उनके साथ खड़ा होने को तैयार है। लेकिन मैं समझता हूं कि गल्फ कंट्रीज ने जो है अमूमन जो है ना अपने आप को बहुत सेंसिबली हैंडल किया और कोशिश की है कि किसी तरीके से ये जो मैटर है ये एस्केलेट ना हो। सो जब पाकिस्तान दोबारा अपनी सालिसी शुरू करेगा तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल मरहला जरूर है, लेकिन नामुमकिन मरहला नहीं है। बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल सही आपका पॉइंट। इंशाल्लाह आपका पॉइंट आ गया। नसरुल्लाह साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, कितना मुश्किल है पाकिस्तान का एज अ सालसी दोनों फरीकैन को दोबारा एक मेज़ पर लेके आना, और पाकिस्तान का किरदार ओवरऑल कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें की हैं, सफारती कामयाबी हासिल की है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए खासा जो है वो मुश्किल सूरत हाल भी है। एक तरफ जो है ईरान को जो है वो मुतमिन करना है, ईरान की बातचीत को जो है वो अमेरिकन के सामने रखना है, अमेरिका जो कुछ चाहता है उसको ईरान से मनवाना है, फिर ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनको एंगेज करना है। और पाकिस्तान में माजी में बड़ी अच्छे तरीके से एंगेज भी किया सऊदी अरब को, ईरान को, और फिर अगर यूएई की बात की जाए, कतर की बात की जाए, कुवैत की बात की जाए, तो पाकिस्तान इन तमाम ममालिक को एक तो चाहता ही है कि इनके माबैन कशीदगी खत्म हो, अरब दुनिया में जो इस वक्त इख्तलाफ है वो खत्म हो, और फिर लेबनान के ऊपर हमले इजराइल बंद करे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी भी सूरत इजराइल जो है वो अरब ममालिक के ऊपर या ईरान के ऊपर जो है अपने हमले जारी रखे। इजराइल के अंदर भी जो एक इंतहा पसंद कुव्वत है वो ये समझती है कि ये जंग चलती रहे। अब पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब और ईरान के माबैन कशीदगी कम हो, क्योंकि अगर हौसी सऊदी अरब के ऊपर हमला करते हैं तो पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान कतई इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया जाए या कुवैत के ऊपर हमले किए जाएँ, और ख़ास तौर पे वहाँ पे उनकी जो पेट्रोलियम के जो ज़खायर हैं, ये पेट्रोलियम के जो उनके मराकज़ हैं, उनको निशाना बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में एक मुश्किल सूरत हाल भी है, लेकिन काफ़ी हद तक पाकिस्तान जो है वो कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है। खाकवानी साहब, आप भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान कामयाबी से आगे बढ़ता जा रहा है और यकीनन पाकिस्तान की ये जो कोशिशें हैं, ये जो काविशें हैं, वो रंग लाएंगी? देखिए, पाकिस्तान का रोल तो पूरी दुनिया ने माना है सालसी पे, कोई शक नहीं। पहले बहुत ही शानदार रहा है, बहुत मुस्बत रहा है, ज़ाहिर कामयाबी भी हुई है। अब मेरे ख्याल में इस पूरे अमल में शायद थोड़ी सी मुश्किल अब जरा ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि अब
हौसी एक्टिव हुए हैं और हौसियों का मामला हो चुके सऊदी अरब के साथ ज्यादा वहां पे खतरा और ज्यादा मसाइल है और पाकिस्तान ने वॉर भी ज्यादा उनको सीरियस किया है। तो ज़ाहिर है हौसियों के पीछे भी बहरहाल बेसिकली ईरान ही है, तो मामला पेचीदा तो हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये मामला फिर एक तरफ हल होगा और फिर ये टेबल पर होगा। लेकिन अब मेरे नहीं ख्याल कि अब वो उस तरह का होगा कि इस्लामाबाद इस तरह मुज़ाकरात बाकायदा हुए। अच्छा। अब ये होगा कि मुज़ाकरात दोबारा उस तरह नहीं होंगे, वो अमल नहीं होगा। सारा प्रोसेस बस ये होगा कि खामोशी के साथ, यानी खामोशी हो जाएगी, जंग बंदी हो जाएगी, एलानिया जंग बंदी, अगर एलानिया से जंग बंदी मामला डिएस्केलेट हो जाएगा और सब दोबारा उसी MOU पर आ जाएंगे, यानी होगा मामला उसी तरह ही, उसी तरफ ही आगे बढ़ेगा। और इम्कानात काफी ज्यादा है, क्योंकि मैं काफी देख रहा होता हूँ अमेरिकन मीडिया, तो मैंने देखा है कि वहां पे काफी ज्यादा मसाइल उनके अपने बढ़ रहे हैं। वहां पे भी वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे इसको फिर लंबा करना, और वो जो सारे जो जिन वजूहात की बुनियाद पे MOU हुआ था वो पहले से ज्यादा ताजा हुई है। और ईरान के अंदर भी लोकल जहरी जो लोगों के लिए मसले, अवाम की मुश्किलात मसाइल वो भी बढ़ी रही है, लेकिन अमेरिका में और यूरोप में भी वो बिल्कुल बहुत शदीद है। तो मेरा ख्याल है मामला उसी तरफ आएगा। अल्लाह ना करे कि कोई एस्केलेशन हो, कि ऐसा कोई खतरनाक कोई अगर कोई ब्लंडर की तरफ से ऐसा हो जाए, यानी खासतौर पर आयल के उन पे कहीं पर ईरान पे निशाना उन्होंने बना लिया किसी ने, मतलब उसे सबोताज करने की कोशिशें हो रही होंगी, लेकिन इसराइल की तरफ से लाजमी हो रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मामला वापस आएगा और ये जो चंद दिन का वो जो सबक सीखें और फिर आप कुछ मामला स्टेबल होकर आगे चले। बिल्कुल सही। सही साहब, इससे पहले कि हम इस चंक को कंक्लूड करें, मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स में जो स्पॉइलर है इसराइल, उसके हवाले से बात करना चाहूँगी कि सर इसराइल इस वक्त इसराइल में क्या चल रहा है, और बैक एंड पे अमेरिका और इसराइल क्या किसी नई चाल को लेके तो नहीं चल रहे हैं, और इसराइल जो है वो अमेरिका को फिर से इनकरेज कर रहा है कि ये जंग खत्म ना करें? जवेरिया साहब भाई, ये आपकी जो कंटेंशन है बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली MOU साइन होने के बाद जब अमेरिका और इजराइल को अपने अपने ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया। सही। अमेरिका ने ईरान थिएटर को संभाल लिया क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था कि जब तक इजराइल इस इलाके के अंदर उसका साथी है, मुस्लिम कंट्रीज के लिए अमेरिका के साथ खड़ा होना बहुत मुश्किल था। तो इजराइल ने जो है क्या कहते हैं लेबनान थिएटर टेक ओवर कर लिया। और अगर आप पिछले 6 हफ्तों में देखें, जो MOU के बाद साइन होने के बाद जो है, इजराइल ने 70% गाजा के ऊपर कब्जा किया है जी। 25 से 30% लेबनान के ऊपर कब्जा किया है। उसने पैलेस्टाइन के साथ अपनी जो वर्किंग बाउंड्री है उसको एक्सपेंड किया है, और वो इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने वेस्ट बैंक और माउंट हर्मन को क्रॉस करके वो सीरिया के अंदर 15-20 किलोमीटर आगे चले गए जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो इजराइल, जिसका एक प्लान था कि जी कि मैंने एक ग्रेटर इजराइल बनाना है, इजराइल बहुत खामोशी के साथ उसके ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया के मीडिया की अटेंशन जो है वो अमेरिका ईरान वॉर के ऊपर लगी हुई है। और जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अक्टूबर में इलेक्शंस में जाएंगे तो उनके पास एक पॉइंट होगा कि जो 4 साल पहले उनको जो मुल्क जिस बाउंड्रीज के साथ मिला था, 4 साल में उन्होंने इजराइल की बाउंड्रीज को बढ़ाया है। सो मेरे ख्याल में इजराइल जो है वो बहुत एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और अमेरिका उसकी खुल के मदद कर रहा है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हमें अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो नसरुल्लाह मलिक साहब और आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, और हम बात करेंगे कश्मीर में जो मरहलावार इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये किस तरह से प्रोसेस चलेगा, और फिर ताज किसके सर सजेगा, नून लीग या पीपल्स पार्टी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 3 मराहल में कराने का फैसला किया गया है और शेड्यूल भी इसका जारी कर दिया गया है। इसी पे हम बात कर लेते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, मरहलावार इलेक्शन का एक नया फार्मूला मुतारिफ कराया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप सर इस फार्मूले से? किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? और फिर सर एक ख्वाहिश का भी इजहार किया गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं? देखिए, मुकाबला होगा वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन। अच्छा। अब इनमें से जो भी कुछ थोड़ी सी बेहतर सूरत पैदा कर लेता है तो उसके लिए हुकूमत बनानी जो है वो फिर आसान हो जाएगी। मरहलावार इलेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक जो है इम्पैक्ट डालेंगे पहले इलेक्शन के नताइज के ऊपर। दूसरी बात यह कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है, कालादम एक्शन कमेटी ने जिस तरीके से पुंछ डिवीजन को जो है वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट की हुई है,
इन हालात में वहाँ पे फौरी तौर पे इलेक्शन मुमकिन नहीं था। अब हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि वहाँ पे इलेक्शन हो जाएं, लोगों का ट्रेंड आ जाए कि वो वोटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, जमहूरी अमल शुरू हो गया है, हुकूमत बनने जा रही है, तो उससे जो एहतिजाजी सियासत है उसको नुकसान पहुंचेगा। ये हुकूमत इसलिए इसको मरलावार करवाना चाह रही है। अब हुकूमत के पेश नज़र ये है कि आज़ाद कश्मीर के हालात पुरअमन हो, हालात पुरअमन होते हैं तो लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर शरीक हो जाते हैं। जैसा कि मियां नवाज शरीफ भी इसलिए मुजफ्फराबाद के अब मीरपुर जाएंगे, तो इसका मकसद ही ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप जब जाएगी, जलसे करेगी, लोगों को मोटिवेट करेगी, लोग इलेक्शन के मैदान के लिए मुतहरक होंगे, तो जो एक एहतिजाज की सियासत है उसको डेंट पहुंचेगा। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें कामयाब हैं। हाँ, अलबत्ता जो लोगों के वहाँ मसाइल हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो जेन्युइन मसाइल हैं, वो पॉलिटिकल हुकूमतों को या पॉलिटिकल पार्टीज को उसको एड्रेस भी करना चाहिए, उनको हल भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचें कि कश्मीर बंद कर देंगे, कश्मीर को चलने नहीं देंगे, मेरे ख्याल में एक्शन कमेटी के ज़ोमा भी उस लाइन को क्रॉस कर गए हैं जो एक एहतिजाज और एक इंतशार के माबैन बड़ी वाज़ेह होती है। बिल्कुल सही है। खाकानी साहब, कश्मीर का ताज किसके सर पे सजने जा रहा है? पीपल्स पार्टी या नून लीग के दरमियान बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है और अभी से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो आमने सामने हैं। सर, ये जो मरहलावार इलेक्शन हो रहे हैं, जो नया फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसा अभी हमारे भाई नफला साहब ने बताया, वजह तो उसकी वही है, ठीक है, कि पुंछ में अभी फौरी तौर पे पुंछ डिवीजन में वहाँ चूंकि ज्यादा तहरीक का ज्यादा मरकज था, अवामी एक्शन कमेटी की अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक का, तो वो भी मुमकिन नहीं था। वो पाकिस्तान में पहले इस तरह तो बल्दियाती इलेक्शन तो होते रहे हैं मरलावार मुख्तलिफ, लेकिन आमतौर पर, और जब बल्दियाती इलेक्शन हमने देखा जो सिंध में, खास तौर पर सिंध में इससे ज्यादा होता रहा है और जो पंजाब में भी हुए वैसे, क्योंकि मुशर्रफ दौर में उस वक्त भी बल्दियाती इलेक्शन मरहलावार थे। तो मरहलावार जब इलेक्शन होते हैं तो हमेशा हुकूमतें कोशिश करती है जो उनके जहाँ ज्यादा इजी हो या जहाँ पे थोड़ा सा हुक्मरान जमात को इत्तेहाद को फायदा हो, वो पहले करवा लेते हैं ताकि वो एक इलेक्शन का एक माहौल बन जाता है। और एक पहली जो जीत होती है इससे पहला इंपॉर्टेंट है। तो खैर पहला ये जो हो रहा है मीरपुर वाला, अब आप जानते हैं कि मीरपुर, बिम्बर और कोटली का ये जो डिवीजन का बनता है, और तो ये इसमें इससे माहौल भी बनेगा, कुछ ट्रेंड भी बनेगा। अच्छा। और यहाँ पे इलेक्शन में मेरा ख्याल है इंशाल्लाह, वैसे तो अल्लाह करेगा तो वो हालात बेहतर हो जाएंगे, पूंछ में भी इलेक्शन ठीक हो जाएगा। उससे पहले मुजफ्फराबाद का भी होना है 2 अगस्त को, और साथ फिर वो जो माजरीन की जो 12 सीटें हैं जिसपे इजारा तनाजा बना हुआ है, वो भी हो जाना है। तो 3 मरले हैं, 3 मरले वैसे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, वो 33 सीटें कुल हैं, वो इतने बड़े बड़े हल्के हैं भी नहीं आजाद कश्मीर के, इतने बड़े, मतलब पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े कई लाखों वोटर हल्के होते हैं ज़ाहिर है। तो लेकिन बहरहाल हालात ऐसे हैं तो इन पे सही इसमें, लेकिन बहरहाल ये इम्पोर्टेंट बहुत है ये इलेक्शन, ये आजाद कश्मीर के इलेक्शन या जीबी के इलेक्शन अब पिछले चंद सालों में पाकिस्तानी मीडिया ज्यादा तो मुतवज्जो हुआ है पिछले 10-15 सालों में। उससे पहले साहब, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपसे जानूंगी। नसरुल्लाह मलिक साहब से मैं सवाल करना चाहूंगी। सर, इक़्तिदार की कशमकश वफाकी इत्तेहाद के लिए खतरे की घंटी बनती जा रही है। क्या आप ये जो वफाकी इत्तेहाद है इसको आगे भी चलता हुआ देख रहे हैं? कब तक ये इत्तेहाद कायम रहेगा? देखिए, इत्तेहाद चलता रहेगा, ना पीपल्स पार्टी कहीं जा रही है, ना मुस्लिम लीग नवाज उनको दूर जाने देगी। अलबत्ता चूंकि इलेक्शन दोनों जमातों ने लड़ना है, दोनों जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए हैं, इसलिए ये बढ़ के आपको सुनने को मिलती रहेंगी। इस्तीफों के मुतालबे भी आपको जो है वो रोजाना नजर आएंगे, क्योंकि बहरहाल 2 सियासी जमातें अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ दोनों आजाद कश्मीर की हुकूमत, तो फिर उनकी इलेक्शन कैंपेन तो बन नहीं सकती। इसलिए इलेक्शन कैंपेन बनाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जाए, एक दूसरे के ऊपर जो है तीर चलाए जाएं। तो मेरे ख्याल में ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है। बाकी वफाक में कोई पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो एक दूसरे का साथ छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। अच्छा। और दोनों की जरूरत ये है कि दोनों मिलकर चलते रहें। और फिर सर, नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर की है, सियासी हकीकत बन पाएगा ये ख्वाहिश या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में उन्होंने एक जो है वो अजराए मजाक ये कहा कि वो मैं खिदमत इतनी करना चाहता हूँ कि जनाब मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाऊं, वरना मियां नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म तो नहीं बनने जा रहे। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया कि मैं आपसे इतना लायल हूँ या आपकी इतनी खिदमत करना चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाऊँ। बाकी मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब को अगर ये दावा कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो उन दावों को अमली जामा पहनाने के लिए जो भी हुकूमत वहाँ पे आती है, अगर मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आती है, तो उनको अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी होगी, कश्मीरियों को उनके मसाइल हल करने होंगे कश्मीरियों के। और साथ ही अगर वो इतने एक्टिव मुतहरक हैं तो उनको पार्टी के ज़ोमा से, कारकुनों से यहाँ भी
अपना एक मुतहरक किरदार अदा करना होगा, ताकि लोग मियां नवाज शरीफ को जो समझते हैं कि वो पार्टी के कायद हैं, उनके मुतहरक होने से मुस्लिम लीग को भी फायदा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में उनको उस तरफ तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए। ठीक है खौकानी साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आप कुछ मुस्कुरा रहे थे, तो कितने इंपॉर्टेंट है ये इंतखाबात? इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, वज़ीर आज़म साहब जो नवाज शरीफ साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी बनना चाहेंगे। जी, मैं वो नवाज शरीफ साहब के बयान पे मैं मुस्कुरा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। अब उसकी वजह समझ नहीं आई कि इलेक्शन लड़ना पड़ेगा उनके लिए, शायद वो मुमकिन है। ये नहीं पता कि वो महाजरीन के जो सीटों में ये क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। ये मेरे ख्याल यही है। उन्होंने वैसे जब जैसा मलिक साहब ने कहा, उन्होंने अपनी तरफ से एक अपनाइयत में और उस तरह की बात की, लेकिन मुझे सब लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है। काफी अच्छे से तकरीरें कर नहीं रहे उतने, जिस तरह थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन होते हैं ना, तो इतना अच्छे रिदम में उससे बैटिंग नहीं होती। कमजोर बात की उन्होंने की है, इसका बिलावल ने बहुत सख्त तनकीद की है। अभी मैं बयान देख रहा था, बिलावल भुट्टो ने काफी बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने एक और बात पकड़ा, मियां साहब ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगा कि अभी वो मुझे वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होता है फैसला करने वाला, आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का। और एक लिहाज से बात तो ठीक थी, आजाद कश्मीर के ही अवाम का ही मैंडेट और वहाँ जो पार्लियामेंट वहाँ असेंबली है उसी का ही हक है। तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने मतलब बाकायदा कई फिक्रे उन्होंने कहे हैं इस पे, और काफी उन्होंने कंडेम भी किया है, और ये भी कहा है कि भाई, और वो जो ख्वाजा आसिफ ने बीच में कहा था कि मीरपुर वाले और रावलाकोट वाले ये उस तरह की कश्मीरी है भी, उस पर बड़ा बिलावल ने क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने ये तकलीफ की है, और मियां साहब ने उसकी तरजीह उसको डिनाई नहीं किया अपने उस वजीर को, ख्वाजा आसिफ को। खैर चलो, बहरहाल ये तो अच्छी बात है, और कुछ बातें बहुत अच्छी भी की हमने सामने तकरीर में। मतलब उन्होंने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने आजाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, तो अब अगर हमारी हुकूमत बनती है तो मुझसे 10 गुना बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही, कुछ अच्छी बातों के साथ साथ अगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है तो मेरे ख्याल में कोई मुजायका नहीं है। बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बांग्लादेश और नेपाल के बाद अब भारत में जेनजी खासी मुतहरिक है। क्या रंग लाएंगे जेनजी भारत में, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के पास। स्टे विद अस। नाज़रीन, भारत में एक नया सियासी बाब लिखा जा रहा है। सड़कों पर सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि एक पूरी नस्ल अपने मुस्तकबिल का हिसाब मांग रही है। जनरेशन जी, जेन जी, जिसके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं और मोदी सरकार के लिए सवालात की एक तवील फहरिस्त। इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से शुरू होने वाली चिंगारी अब बेरोजगारी, तालीमी बहरान और हुकूमती एहतसाब के मुतालबे की सूरत इख्तियार कर चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी के तंजिया नाम से शुरू होने वाली तहरीक अब लाखों नौजवानों की आवाज बनती जा रही है, जबकि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने इस तहरीक को नई तवानाई दी है। आदादोशुमार भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी नौजवान आबादी रखने वाले ममालिक में शामिल है, जहां 60 करोड़ से जायद अफराद 35 बरस से कम उम्र हैं। सिर्फ मेडिकल एंट्री टेस्ट जैसे इम्तिहान में तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार शरीक होते हैं, और इम्तिहानी बेजाब्तगियों ने नौजवानों के एतमाद को शदीद मुतासिर किया है। हालिया एहतजाज के दौरान कम अज कम 180 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 118 पुलिस एहलकार और 60 मुजाहिरीन शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एहतजाज मोदी हुकूमत के तख्ते को उलटने जा रहा है? इस सवाल का जवाब जज्बात से नहीं बल्कि हक़ाइक़ से देना होगा। 2024 में बांग्लादेश में तलबा तहरीक ने सियासी तब्दीली की राह हमवार की। 2025 में नेपाल में नौजवानों की मुतहरिक सियासत ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाया, लेकिन हर मुल्क का सियासी, आइनी और इंतखाबी ढांचा कुछ मुख्तलिफ होता है। भारत में इस वक्त ये कहना कि मोदी हुकूमत तख्ता उलटने के करीब है, हक़ाइक़ की बुनियाद पर कबल अज़ वक्त और गैर मुसद्दिका दावा होगा। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है कि मोदी हुकूमत को अपनी तीसरी मुद्दत इक़्तिदार में अब तक के बड़े अवामी चैलेंजेस में एक का सामना है। ये तहरीक सिर्फ वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा नहीं है, बल्कि एक नस्ल के गुस्से की तर्जुमान बनती जा रही है। नौजवान सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तालीम महफूज नहीं, रोजगार दस्तयाब नहीं और एहतजाज की आवाज़ भी दबाई जाए तो जमहूरियत की असल ताकत कहां खड़ी है, कहां स्टैंड करती है? मोदी सरकार के गिर्द घेरा वाकई तंग हो रहा है या नहीं, इसका फैसला आने वाले इंतखाबात और सियासी पेशरफ्त करेगी। मगर एक हकीकत क्लियर हो चुकी है कि जब नौजवान सड़कों पर निकल आए तो हुकूमतों को सिर्फ पुलिस नहीं, पॉलिसी से जवाब देना पड़ता है। भारत में आज लड़ाई सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन की नहीं बल्कि नौजवानों के ख्वाबों और निज़ाम की साख के दरमियान भी है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि यह एहतजाज वक्ती तूफान है या भारतीय सियासत में एक बड़े मोड़ का पेशखैमा साबित होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।